पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच तकरार जारी, जिसके बीच पवन सिंह ने चुनाव न लड़ने का फैसला लिया। यह झगड़ा है या पवन का नया दांव, समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल बीजेपी में पवन की घर वापसी के बाद ही पत्नी ज्योति ने मोर्चा खोल रखा है। पहले उन्होंने लखनऊ पहुंचकर काफी हंगामा किया, पवन सिंह पर गंभीर आरोप लगाए और फिर दोनों के बीच वार पलटवार चलता रहा। बड़ी खबर देखें अपने स्क्रीन पर। इस बीच ज्योति महागठबंधन का समर्थन भी मिला है उन्हें। समाजवादी पार्टी ने उन्हें प्रचारक बनाने का दावा किया है, बड़ी खबर। वहीं ज्योति ने प्रशांत किशोर से भी मुलाकात की है और पीके ने उन्हें मदद का आश्वासन दिया है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। इस बीच अब पवन सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट कर चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया है। महागठबंधन से समर्थन, पीके का समर्थन, समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान और अब यह पोस्ट। बिहार चुनाव पर पवन सिंह का बड़ा दावा, मुझे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना है। पवन सिंह यह कह रहे, चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन नहीं की थी, पार्टी का सच्चा सिपाही हूं, पवन सिंह यह कह रहे हैं। पत्नी ज्योति सिंह से झगड़े के बीच पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर यह दावा किया है कि चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की थी। चुनाव लड़ना उनका मकसद नहीं है, पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। पवन सिंह का यह कहना है, मुझे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना है। बड़ा बयान पवन सिंह का। जबकि पवन सिंह कुछ दिनों पहले अपना पुराना विवाद सुलझाने के लिए भी उपेंद्र कुशवाहा से मिलने दिल्ली आए थे। सिपाही हूं, पार्टी का सिपाही रहूंगा, चुनाव नहीं लड़ेंगे पवन। क्यों लिया ऐसा फैसला? क्या पत्नी ज्योति के आरोपों से दबाव में आ गए? क्या विवाद से बचने के लिए पार्टी ने ऐसा कहा? क्या पारिवारिक विवाद में सहानुभूति वाला दांव, क्या पत्नी के आरोपों के बाद पार्टी की तरफ से भी दबाव आया? आखिर क्या यह वजह रही कि पवन सिंह ने अब यह बयान दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, ना ही पार्टी उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए ज्वाइन की थी? पवन सिंह पर भारी पत्नी ज्योति की तैयारी। यह देखिए, मैंने चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी ज्वाइन नहीं की थी, यह कहना है उनका। थोड़ी देर पहले उन्होंने यह पोस्ट किया है पवन सिंह ने और कहा, मैं पार्टी का सिपाही हूं और रहूंगा। हम यही सवाल कर रहे हैं कि क्या पारिवारिक विवाद में सहानुभूति वाला दांव उल्टा पड़ गया? क्या पत्नी के आरोपों के बाद पार्टी की तरफ से भी दबाव आया? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, कुछ दिनों पहले तो वो दिल्ली आए थे उपेंद्र कुशवाहा से और यह खबर आई थी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें कहा गया है कि वो जाएं, मिले, अपने डिफरेंसेस जो पिछले चुनाव के समय थे उनको दूर करें और फिर उनको चुनाव लड़ाया जाए। और अब उनका बयान आता है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे पवन। क्यों लिया ऐसा फैसला, हम आपको बता रहे। क्या पत्नी ज्योति के आरोपों से दबाव में आ गए पवन सिंह आखिरकार? बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी नहीं ज्वाइन की थी, ना ही मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है। पवन सिंह का अब यह बड़ा बयान सामने आया है। कह रहे, पार्टी का मैं सच्चा सिपाही हूं और पार्टी का सिपाही बना रहूंगा, मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। इस वक्त बड़ी खबर, पवन सिंह पर भारी पत्नी ज्योति की तैयारी। यह बड़ा सवाल, क्या इस वजह से वो चुनाव नहीं लड़ रहे? जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर से मिली थी ज्योति। समाजवादी पार्टी ने ज्योति सिंह का समर्थन किया और आरजेडी के संपर्क में भी है ज्योति सिंह, खुद दावा किया था उन्होंने। और अगर ये तीन ऐसे धुरी हैं बिहार विधानसभा चुनाव के जिनसे उन्हें समर्थन मिल रहा है, तो क्या ये और पार्टी से दबाव के बाद पवन सिंह ऐसा फैसला ले रहे? बिहार में यह बहुत बड़ी खबर है पवन सिंह की तरफ से और उनका कहना है कि अब वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, पार्टी के सिपाही हैं और सिपाही बने रहेंगे। इस बीच ये बड़ी खबर जो हमने आपको बताई, प्रशांत किशोर की तरफ से ज्योति सिंह को समर्थन, आरजेडी की तरफ से ज्योति सिंह को समर्थन, समाजवादी पार्टी प्रचारक बनाने का दावा कर रही है। सामने तस्वीर देखिए, ज्योति सिंह की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पवन सिंह की भी तस्वीर दिखा रहे हैं, किस तरह से हाथ लहरा करके लोगों से मिल रहे हैं। और मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूं, बड़ी खबर आई थी कुछ दिनों पहले कि खुद बीजेपी के नेताओं की तरफ से उन्हें यह सुझाव दिया गया था कि जाकर के उपेंद्र कुशवाहा तक से मिलें
उनसे डिफरेंसेस अपनी दूर करें, उसके बाद उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है। आखिर अब ऐसा क्या हुआ जब ज्योति सिंह ने बाकायदा बिहार में राजनीतिक ड्रामा ऐसा किया, जिसके बाद अब यह देखने को मिल रहा है कि पवन सिंह खुद अपने पांव पीछे खींच रहे हैं और यह कह रहे हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, उनका दावा है इसलिए मैंने नहीं ज्वाइन की थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुआ था कि मेरा मकसद चुनाव लड़ने का था, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। पवन सिंह का दावा। बड़ी खबर हमने आपको बताई है और अब आपको बिहार से ही एक और बहुत बड़ी खबर बताता हूं। बिहार में महागठबंधन ने तय किया मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार। महागठबंधन देगा अपना चीफ मिनिस्टर का फेस। बड़ी खबर, कांग्रेस बोली तेजस्वी होंगे महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा। 2 रोज पहले एबीपी न्यूज ने बड़ी खबर ब्रेक की थी कि तेजस्वी यादव होंगे चेहरा बिहार चुनाव से। बड़ी खबर, बिहार चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। आज देर शाम तेजस्वी यादव दिल्ली आ सकते हैं। राहुल गांधी से हो सकती है तेजस्वी यादव की मुलाकात। बड़ी खबर, जबकि हम आपको यह बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा होंगे। इस बीच बड़ी खबर, तेजस्वी यादव दिल्ली आ सकते हैं। राहुल गांधी से देर शाम उनकी मुलाकात हो सकती है। बिहार से बहुत बड़ी खबर महागठबंधन की, राहुल गांधी से मुलाकात हो सकती है। राहुल गांधी विदेश दौरे पर थे, आज शाम दिल्ली पहुंच करके दोनों नेताओं के बीच जो प्रमुख घटक हैं महागठबंधन के, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी के 2 बड़े नेता तेजस्वी यादव दिल्ली आ सकते हैं। राहुल गांधी से हो सकती है उनकी मुलाकात। इस मुलाकात में निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री पद के उनके चेहरे पर मोहर लग सकती है औपचारिक तौर पर, जिसका फैसला हो चुका है। और साथ में कौन कितनी सीटें लड़ेगा, किसके खाते में कौन सी सीटें जाएंगी, क्या कोई फ्रेंडली कॉन्टेस्ट भी होता है या नहीं, ये सभी बड़ी बातों पर चर्चा हो सकती है। हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि सिर्फ एनडीए नहीं, महागठबंधन में भी किस तरह से सीटों के वितरण को लेकर के एक तरह से आपसी विवाद फैला हुआ है। अभी तक उसका समाधान खुल करके सामने नहीं आया है। हालांकि दोनों पार्टियों ने दावा किया था कि इसको सुलझा लिया जाएगा। इस बीच तेजस्वी यादव का दिल्ली दौरा, अभी की यह बड़ी खबर। निधि श्री हमारे साथ पटना से सीधे जुड़ रही है, जिन्होंने ये बड़ी खबर दी है। निधि, बिहार से, पटना से तेजस्वी यादव दिल्ली आएंगे, राहुल गांधी से करेंगे मुलाकात। बड़ी खबर क्या है, इसके पीछे की कहानी? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी खबर यही है कि अभी तक सीटों के बंटवारे को लेकर के एक फाइनल पिक्चर जो है वो क्लियर नहीं हो पाया है। और यही वजह है कि राहुल गांधी जब लौटे हैं तो ऐसे में आज तेजस्वी यादव किसी भी समय देर शाम जा सकते हैं राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए, ताकि जो आखिरी पेज फंसा हुआ है उसको लेकर के एक बार पिक्चर क्लियर हो। क्योंकि देर रात कल आशीष यहाँ पटना में आरजेडी के बड़े नेताओं की बैठक हुई तेजस्वी यादव के घर पर, और उसके बाद भी कुछ ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर के मामला फंसा हुआ है। और एक और बात मैं बता दूं कि मुकेश सहनी जो कि डिप्टी सीएम की मांग पर अड़े हुए हैं, इसको लेकर के भी मामला जो है वो अटका हुआ है। कांग्रेस जो सीटें चाह रही है उन सीटों पर एक आध सीटें ऐसे हैं जिसको लेकर के अभी भी हरी झंडी एक तरीके से कहा जाए ग्रीन सिग्नल जो है वो नहीं मिल पाया आरजेडी की तरफ से। और यही सब वजह है कि एक बार राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद शेयरिंग के ऐलान बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी खबर आपने बताई। और ये सबकी नजर होगी कि क्या ये सारे विवाद सुलझते हैं कि नहीं। अब आपको इस वक्त की एक और बड़ी ब्रेकिंग खबर बता देता हूं। बिहार में महागठबंधन ने, जैसा मैंने आपको बताया, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करेंगे तेजस्वी यादव को। बिहार में महागठबंधन ने तय किया है चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार। बड़ी खबर, 2 रोज पहले एबीपी न्यूज ने सबसे पहले आपको यह खबर बताई थी, हमारे संवाददाता दीपक रावत ने बताई थी कि तय हो गया है तेजस्वी यादव होंगे महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा। और अब उस खबर पर औपचारिक तौर पर कांग्रेस ने मोहर लगा दी है। कांग्रेस ने बोली तेजस्वी यादव होंगे महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा। बिहार में महागठबंधन ने अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा तय कर लिया। कांग्रेस बोली तेजस्वी यादव होंगे देखिए, जो मीडिया में जो खबर दिखाई जा रही है, गठबंधन में, एनडीए में बातचीत पर अंतिम सहमति बन गई, यह खबर जो दिखाई जा रही है
मेरी पार्टी के खाता में भी कुछ सीट बताई जा रही है, यह सही नहीं है। अभी तक बातचीत पूरे तौर पे समाप्त नहीं है, बातचीत का दौर जारी है। आगे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की ओर से सूचना दी गई है, उस सूचना के आधार पे, उस बुलावे के आधार पे हम दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में ही अब बातचीत होगी। अब क्या बातचीत होगी, वहां जाने के बाद जो बातचीत होगी फिर हम आपको बताएंगे। अरे हमने आपके सवाल का जवाब दे दिया, हमने आपके सवाल का जवाब दे दिया कि जो मीडिया में दिखाया जा रहा है बातचीत पर सहमति के बारे में, सहमति अभी नहीं बनी है, बातचीत अधूरी है, बातचीत का दौर जारी है। अब दिल्ली में बातचीत होगी। अरे भैया, ट्वीट में भी तो यही बात हमने कही है कि बातचीत अब नहीं चाहते हैं। हमने बार बार कहा है कि कितनी सीट हम चाहते हैं, हम सार्वजनिक रूप से उसकी चर्चा नहीं करेंगे। हम बैठकर जहां चर्चा की जरूरत होगी वहां करेंगे, हमने बार बार कहा है और यही स्थिति आज भी है। अरे उसी की बात में कर रहे हैं भाई, दिल्ली जा रहे हैं, वहां बातचीत होगी, उसी की बात कर रहे हैं। चलिए फ्लाइट शुरू है, चलिए। अरे भैया, बड़ी खबर आपने सुनी। उपेंद्र कुशवाहा का यह कहना है कि जो भी खबरें बताई जा रही हैं सीटों के एडजस्टमेंट को लेकर हमारे साथ एनडीए में अभी तक नहीं हुआ है। बड़ी खबर, बातचीत के लिए दिल्ली जा रहा हूं। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि अभी तक सीटों को लेकर के आखिरी सहमति नहीं बनी है। कुछ तो धड़कनें जरूर बढ़ेंगी बीजेपी नेतृत्व की, एनडीए नेतृत्व की, जबकि उपेंद्र कुशवाहा इस तरह का बयान देते हैं सामने आकर के, दिल्ली जा रहा हूं, बातचीत और अभी सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत अधूरी है। अभी तक कोई सीटों को लेकर कुछ बातचीत हो गई है। हाँ, तो ऐलान किया जाएगा सर भाई हाँ, 5 मिनट। चिराग पासवान का बयान सामने हमने यह भी देखा था कि चिराग पासवान के साथ सहमति की बात जो सामने आई थी, 26 सीट, 23 विधानसभा की सीटें, इसके अलावा एक राज्यसभा की सीट, 2 एमएलसी, ऐसा बताया जा रहा था। ये चिराग पासवान सामने बात कर रहे थे। लेकिन बड़ी खबर जो हमने आपको बताई उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से आई, वो भी दिल्ली आ रहे हैं। उनका कहना है मैं दिल्ली जा रहा हूं, बीजेपी नेतृत्व से बातचीत होगी। ये सारी भ्रांतियां उन्होंने अभी फिलहाल रोक दी हैं। उनका कहना है ये सारी मीडिया में जो खबर आ रही है कि हमारे साथ एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग को लेकर के बातचीत तय हो गई है, एक खाका तैयार हो गया है, वो बिल्कुल गलत है। बातचीत का दौर जारी है। सीट शेयरिंग के सवाल पर चिराग पासवान, देखिए, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने भी मुस्कुरा करके फिलहाल बात टाल दी है। औपचारिक तौर पर अभी तक चिराग पासवान की तरफ से बयान नहीं आया है। चिराग पासवान की पार्टी की बड़ी बैठक दिल्ली में चल रही थी। मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता उसको कवर कर रहे थे। अंकित, आप थे वहां पर जहां चिराग पासवान अभी दिखे मुस्कुराते हुए, खुल करके। उन्होंने औपचारिक तौर पर तो कुछ कहा नहीं, अंदर की खबर क्या है और आपने क्या सवाल पूछा था उनसे? देखिए, मैंने चिराग से यही सवाल पूछा कि अभी क्या चल रहा है, क्या सब कुछ सुलझ गया है, तो उन्होंने मुस्कुरा करके बस इशारा करके अंदर चले गए हैं। लेकिन अभी वो बैठक चल रही है आशीष, और वो बैठक जो इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि जो पार्टी के तमाम जो नेता हैं, खासतौर पर इनके पार्लियामेंट्री बोर्ड के, उनको एक जो है जो मैसेज है वो क्लियर करना है कि आखिर चल क्या रहा है। और जैसे मुझे जानकारी मिली है, संभवतः इस बैठक के दौरान ये भी बताया जाएगा कि हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और आशीष, एक और जो जानकारी देना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि यहां पर जो सबसे बड़ी चर्चा चल रही है वो चल रही है सीटों को लेकर के। सीट नंबर इस वक्त उतना बड़ा इशू नहीं है जैसी मुझे जानकारी मिली है। सीट नंबर तो जो चर्चा चल रही थी कि कितनी सीटों पर लड़ना चाहिए, कितनी सीटों पर नहीं, वो तमाम चीजें हो चुकी हैं। लेकिन चिराग पासवान की जो सबसे बड़ी जो है कोशिश वो ये है कि उनको जितनी भी सीटें मिले उसमें से अधिकतर सीटें ऐसी हो या वो सीटें हो जहां उनके उम्मीदवार चुनाव
जीत सके। और आशीष, ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि जो लोकसभा चुनाव हुआ था जो पिछले साल, उस दौरान चिराग पासवान को 5 सीटें मिली थी, 5 पर जो उनके लोकसभा सांसद जीते थे, और इस वजह से वो स्ट्राइक रेट 100% रहा था। तो ऐसे में चिराग पासवान की कोशिश यही है कि इस बार भी जो उनके खाते में सीटें आए वहां पर उनके उम्मीदवार बेहतर प्रदर्शन कर सके, जीत हासिल कर सके। और इस वजह से जो विनेबिलिटी है वो एक बड़ा मुद्दा है जब ये जो एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चा चल रही है उसमें। जी, यानी अंकित, आपका कहना है, अगर मैं आपकी बात को थोड़ा और आसानी से समझूं तो कम से कम यहां पर आप कह रहे हैं कि विवाद नहीं है, सीटों को लेकर के समझौता हो गया, औपचारिक तौर पर उसकी खबर आ जाएगी। जिस तरह का विवाद अभी जैसा उपेंद्र कुशवाहा साहब ने कहा, वो तो कह रहे हैं कि अभी तक बात फाइनल ही नहीं है। कम से कम यहां आपकी जानकारी है कि ऐसा कोई विवाद नहीं है? बिल्कुल, देखिए मेरी जानकारी यही है कि यहाँ पर जो सीट संख्या को लेकर के उतना बड़ा विवाद नहीं था। शुरुआत से ही यहाँ पर जो चिराग की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा था, जो एनडीए में अंदर जो जानकारी मुझे मिली है बैठक के दौरान, कि हमें ये सीटें चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो विवाद था, वो जो पेच था, वो कहाँ फंसा था? पेच ये फंसा था कि बीजेपी हो या जेडीयू हो, उनका ये कहना था कि अगर हमारी कोई जीतती हुई सीट है या जहां पर जीत की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, वो सीट हम आपको कैसे दे सकते हैं? पिछली विधानसभा चुनाव का, पिछले आप लोकसभा चुनाव का, अंकित माफ कीजिएगा, आप लोकसभा चुनाव का हवाला दे रहे थे, पिछले विधानसभा चुनाव को भी तो फैक्टर इन करेगी ना बीजेपी, जो सब बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड जो बड़े घटक दल हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि चिराग पासवान जिन जिन सीटों को वो चाहते हैं वो सीटें उनको परोस के दे दी जाएंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही उनको समझाया भी गया है। जो चर्चा हुई है नित्यानंद राय के बीच में, चिराग पासवान के बीच में, तो उसमें जो जैसी मुझे जानकारी मिली उसमें कहा यही गया है कि देखिए कई सीटें ऐसी भी होंगी जहां पर जो है चुनाव मुश्किल हो सकता है, लेकिन क्योंकि एनडीए एक बेहतर पोजीशन में, जैसा कि उनके अंदर माना जा रहा है कि एनडीए बेहतर पोजीशन में है, अगर कहीं पर किसी सीट पर चुनाव मुश्किल भी है तो वहां सब मिलकर के जो है चुनाव साथ लड़ेंगे और जीतेंगे उस सीट को। तो ऐसे में सिर्फ जीती हुई सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे ये मुमकिन नहीं है। और संभवतः चिराग पासवान के अंकित, आप नजर बनाए रखिएगा, दिन में काफी डेवलपमेंट होगा, मैं समझ रहा हूं। मैं सीधे चलता हूं अब शशांक के पास। शशांक, दिल्ली आ रहे हैं तेजस्वी यादव, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि मैं भी दिल्ली जा रहा हूं, अभी तक बातचीत का कोई निष्कर्ष निकला नहीं है, चिराग पासवान कुछ बोल नहीं रहे, ये खिचड़ी है क्या? देखिए, महागठबंधन और एनडीए में सीट शेयरिंग को लेके जो है वो पेच फंसा हुआ है। कौन से दल को कौन सी सीट दी जाए, इस पर भी कोई फाइनल निर्णय नहीं हो पाया है। मैं आपको बता दूं, उपेंद्र कुशवाहा 2015 की तर्ज पर 23 सीटों की मांग पर अड़ गए हैं और वो चाहते हैं कि हमको ऐसी सीटें दी जाए जहां पर हमारे उम्मीदवार जो हैं वो जीत सकें। जहां तक चिराग पासवान की बात है तो वो बीजेपी, जदयू और मांझी की सिटिंग सीट पर दावा ठोक रहे हैं। सोर्सेज बता रहे हैं कि जदयू ने सीधा बीजेपी को कहा है कि चिराग के लिए हम अपनी एक भी सिटिंग सीट नहीं हम यानी शशांक, क्या चिराग के साथ बातचीत टूट भी सकती है? क्या चिराग के साथ बातचीत टूट भी सकती है शशांक, आपको लगता है? नहीं, देखिए, बीजेपी को जदयू ने साफ कहा है कि चिराग से आप ही डील कीजिए कि कौन सी सीट देनी है और कितनी सीट देनी है। जदयू अब खुद को धीरे धीरे जो ये चिराग से जो बातचीत हो रही है उससे दूर कर रही है। देखिए, चिराग जो है बीजेपी की तो सिटिंग सीटों पे दावा ठोक ही रहे हैं। जैसे गोविंदगंज चाहते हैं अपने प्रदेश अध्यक्ष के लिए, उसके बाद ब्रह्मपुर सीट चाहते हैं चिराग अपने लिए, लेकिन वो भी बीजेपी छोड़ने को तैयार नहीं है। शशांक, नजर बना के रखिएगा, माफ कीजिएगा आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि एक और बहुत बड़ी खबर निधि ने दी थी। तेजस्वी यादव आ रहे हैं दिल्ली, मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे तेजस्वी यादव, लेकिन अभी तक यही तय नहीं कि कौन कितनी सीटें लड़ेगा, कौन कहां से लड़ेगा। निधि, बताएं जरा ये मुलाकात, इसको हम कैसे देखें? सबसे पहले तो आशीष, मैं आपको बता दूं कि आज बिहार की राजनीति की सबसे ज़्यादा चर्चा और हलचल दिल्ली में होनी है, क्योंकि तमाम नेता, तमाम पार्टियां आज दिल्ली में इन सब को लेकर के गहमा गहमी करेगी। और तेजस्वी यादव, जिसकी अभी थोड़ी देर पहले ही खबर आई है कि तेजस्वी यादव, चूँकि परसों राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी भी होनी है लालू परिवार की, लेकिन कल जाना था तेजस्वी यादव को। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर हमारे सूत्रों ने दी है, चूँकि राहुल गांधी से मुलाकात संभव अगर होता है, अगर फाइनल हो जाता है, तो तेजस्वी यादव एक आखिरी पिक्चर क्लियर करने के लिए तेजस्वी किसी भी वक्त देर शाम दिल्ली जा सकते हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव की स्थिति इस वक्त यह है आशीष कि उनके पास जिस तरीके की क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो उनके साथ इस बार गठबंधन कर रही है, वो ज़्यादा दबाव बना रही है, जिसमें
वीआईपी पार्टी का मैं जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि आखिर तक सीटों को लेकर के भले ही समझौता हो गया हो मुकेश सहनी से, लेकिन डिप्टी सीएम पद की मांग पर अड़े हुए और इसको लेकर के कांग्रेस नहीं मान रही है। कांग्रेस इस बात को कितना लेकर के रिलेंट बिल्कुल भी कर इस पक्ष में सकते नहीं है हैं, कि कितना डिप्टी रिलेंट, सीएम के पद की मांग जो है, उनकी पूरी की कितना जाए। झुक सकते हैं तेजस्वी यादव? क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं, आप बेहतर बताएंगी कि जिस तरह का इस बार उनके सामने चुनौती है, वो जानते हैं कि बहुत मुश्किल होगा उनके लिए बहुत ज्यादा रिलेंट करना। सबसे प्रमुख पार्टी है महागठबंधन की, भले ही राहुल गांधी से मिलने आ रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कितना वो रिलेंट करेंगे, कितनी बातें इनकी मानने को राजी हो सकते हैं इस बार? देखिए, तेजस्वी की स्थिति इस वक्त, आपने सही कहा, तेजस्वी की स्थिति इस वक्त बिल्कुल आर या पार की स्थिति में। तेजस्वी को पता है कि इस बार अगर सिर्फ सीटों का बंटवारा कह देने के लिए फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट उन्होंने कर दिया तो इस बार कुछ भी नहीं होने वाला है। जिस तरीके की वो सपने देख रहे हैं और जिस तरीके की कोशिश कर रहे हैं, लगातार रात के 2-3 बजे तक वो बैठक कर रहे हैं तेजस्वी, न सिर्फ अपनी पार्टी के लोगों से, बल्कि महागठबंधन में जितनी पार्टियां हैं सबसे देर रात तक वो बैठक कर रहे हैं। और ऐसे में जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं कि इस तरीके से जैसे एचएम, जैसे वीआईपी है, माफ कीजिएगा, वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी है, पहले 60 सीटों की मांग से लेकर के अब वो 30 सीटों के आसपास आई है। तो तेजस्वी के सामने इस तरीके की चुनौती है कि अगर वीआईपी जैसी पार्टी को हम इतने टिकट्स दे देते हैं तो क्या ये संभव नहीं है कि वो चुनाव के बाद पलट जाए। इस तरीके का रिकॉर्ड भी रहा है, तो ऐसे में तेजस्वी के लिए ये भी एक बड़ी चुनौती है। दूसरी तरफ कांग्रेस है, हम सब जानते हैं कि 70 सीटें लेकर के कांग्रेस ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया था और किस तरीके के, तो संभव है कि तेजस्वी जो है वो, जी मैं समझ रहा हूं आपकी बात, आप प्लीज नजर बनाए रखें और आप एक के बाद एक बड़ी खबरें आप और शशांक जो वहां से हम तक पहुंचा रहे हैं उसको पहुंचाते रहें। अपने सहयोगी पवन के पास में चलना चाहूंगा जो राजधानी दिल्ली में बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक को कवर कर रहे हैं। पवन, उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली आ रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी तक बात फाइनल नहीं हुई है। चिराग पासवान मुस्कुरा के चले जा रहे हैं और हमारे सहयोगी अंकित बता रहे हैं कि अंदर यह तय किया जा रहा है कि किन किन सीटों पर हम इंसिस्ट करेंगे। तो ये गठबंधन होगा नहीं होगा, कहां पर किस मुहाने पर खड़े हैं और बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में क्या कुछ फैसले हो रहे हैं? देखिए, मेरी जहां तक जानकारी है, बीजेपी सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि तकरीबन बातचीत सभी दलों के साथ बन गई है, चाहे वो चिराग पासवान हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो या जीतन राम मांझी हो, उन सबके साथ अपनी बीजेपी की बातचीत बन गई है और बहुत जल्दी ही उसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। कुछ एक आध दो सीटों पर कहीं कहीं कुछ बातचीत फंसी हुई है, तो वो सभी जो नेता हैं दोनों ही दलों के, सभी दलों के, वो आपस में बातचीत कर लेंगे और उसको सुलझा लिया जाएगा। ऐसा कोई पेच उसमें बहुत ज़्यादा फंसा नहीं रहा है। मोटे तौर पर सभी दलों की एनडीए में सहमति बन गई है। लगातार जब कल चिराग पासवान की से मुलाकात हुई नित्यानंद राय की, उसके बाद जब नित्यानंद राय निकले और उसके बाद चिराग पासवान जब निकले तो चिराग पासवान से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा ऑफ रिकॉर्ड जैसा कुछ बचा नहीं है। तो हमने पूछा उससे कि क्या डील डन हो गई है, तो वो अपनी सहमति में अपनी गर्दन हिलाकर चिराग पासवान गए थे, यानी कि चिराग पासवान के साथ में बातचीत डन हो गई है। लेकिन जब सुबह जब एक ट्वीट आता है उपेंद्र कुशवाहा का, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की हरियाणा के आईपीएस पूरन कुमार आत्महत्या मामले में बड़ी कार्रवाई। रोहतक के एसपी पद से हटाए गए नरेंद्र बिजारनिया, सुरेंद्र सिंह भोरिया बनाए गए रोहतक के नए एसपी। रोहतक के एसपी पर था आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप और इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई है नरेंद्र बिजारनिया के खिलाफ, उन्हें हटाया गया है और रोहतक के नए एसपी बनाए गए हैं सुरेंद्र सिंह भोरिया। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, आईपीएस पूरन ने अपने सुसाइड नोट में रोहतक के एसपी का नाम लिखा था और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। एसपी पद से हटाए गए हैं नरेंद्र बिजारनिया। इस पूरे मामले में उनकी पत्नी की लिखित शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज की गई और अब कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। रोहतक के एसपी को फिलहाल पद से हटा दिया गया है। आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था उन पर। अपने सुसाइड नोट में आईपीएस पूरन कुमार ने उनका नाम लिखा हुआ था और सुरेंद्र सिंह भोनिया अब रोहतक के नए एसपी बनाए गए हैं। वहीं इस मामले में सियासत भी जारी है। आज पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी ने पूरन की पत्नी से मुलाकात की। वहीं अब कांग्रेस के सांसद सोनिया गांधी ने आईपीएस पूरन की पत्नी को चिट्ठी लिखी है। आईपीएस पूरन की पत्नी को सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखी है और उसमें लिखा है, मेरी ओर से आपके पूरे परिवार को हार्दिक संवेदना। हुक्मरानों का पूर्वाग्रह अधिकारियों को भी न्याय से वंचित रखता है। कांग्रेस की ओर से इस मामले में बीजेपी पर हमला बोला जा रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि यहां जो माहौल बनाया गया है उसमें दलितों को न्याय नहीं मिल रहा और आईपीएस पूरन कुमार की खुदकुशी को जिस तरह से सीजीआई के ऊपर जूता फेंका गया था उससे भी जोड़ा है और इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी के ऊपर हमला बोल रही है कांग्रेस। और अब सोनिया गांधी की ओर से बाकायदा चिट्ठी लिखी गई है अमनीत को
अमृत कुमार को और उसमें लिखा गया है कि पूरे परिवार को मेरी ओर से हार्दिक संवेदना है। हमारे सहयोगी सचिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, कांग्रेस की ओर से हमला बोला जा रहा था और इस बीच सोनिया गांधी की ओर से बाकायदा चिट्ठी लिख करके संवेदना जताई गई है। जी बिल्कुल, कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर निशाना साध रही है। इस चिट्ठी के हिसाब से एक और नया हमला बोला गया है। जी बिल्कुल, कांग्रेस लगातार इस मुद्दे के ऊपर हमलावर है, क्योंकि दलित मुद्दा जो है ये अब बन गया है। इसमें बहुत सारे दलित संगठन जो हैं इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। अभी भी अमृत कुमार के घर पे जो है दलित संगठनों की बैठक जो है वो चल रही है और वो नेक्स्ट पोस्ट जो है इसमें आंदोलन का क्या करेंगे, किस तरह से जस्टिस के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी, उसको लेकर डिसाइड कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने बेशक रोहतक के जो एसपी हैं नरेंद्र बिजरानी हैं उनका ट्रांसफर कर दिया है और सुरेंद्र सिंह जो बोरा हैं उनको जो है वहाँ पे बतौर एसपी लगाया है। बट परिवार की तरफ से जो हमें फिलहाल जो सूचना मिल रही है कि परिवार इससे खुश नहीं है। परिवार तो अपनी मांग पे उसी पे अड़ा है कि जो डीजीपी शत्रुजीत कपूर और एसपी रोहतक जिनका ट्रांसफर हुआ है उनको जो है बाय नेम जो है एफआईआर में जो सस्पेक्ट का कॉलम है। बिल्कुल सचिन, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो रोहतक के एसपी को हटाया गया है, हालांकि परिवार अभी भी इससे संतुष्ट नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।